Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss affections of spleen, complaints of spleen. स्प्लीन के कंप्लेंट्स डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा स्प्लीन के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में ब्रीफली जानते हैं और उसके बाद स्प्लीन की अफेक्शंस पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या पैथोलॉजीज आती हैं। ठीक, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना है हल्का सा लाइटली कि स्प्लीन कहाँ होता है और इसका लोकेशन क्या है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हमने स्प्लीन का फंक्शन देखना है ब्रीफली। उसके बाद पैथोलॉजी देखनी है कि क्या पैथोलॉजीज, बेसिक पैथोलॉजीज स्प्लीन के अंदर आती हैं। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा लेक्चर का। अब इस लेक्चर का दूसरा पार्ट होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स का होगा कि जो पैथोलॉजीज लाइक स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन इनलार्ज होता है, लाइक स्प्लीन फटता है, हाइपर होता है, हाइपर स्प्लीनिज्म कहते हैं उसको। अब उस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, क्या होम्योपैथिक प्रोटोकॉल है उसका, कैसे हमने ट्रीट करना है, तो सेकंड पार्ट हमारा उसका होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट of the lecture of the splenic affections. Before the spleen was discovered to be a lymphatic blood organ, जब आज से पहले जब स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं डिस्कवर हुआ था, स्प्लीन विच इज द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम is the part of the immune system. थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ यहाँ बताता चलूँ कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये बॉडी का एक सिस्टम है जो कि बेसिकली इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जिसके अंदर होते हैं लिम्फेटिक नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसकी एनाटॉमी थोड़ी देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट करता है लिम्फेटिक टिश्यूज पे, लिम्फेटिक नोड्स पे, राइट। अब लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फेटिक टिश्यू, इसका काम, इस सिस्टम का काम क्या है, बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, राइट, जिसमें जो सबसे बड़ा नोड, जब बड़ा टिश्यू है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो स्प्लीन कहलाता है, राइट। अब हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी। जब मतलब सैकड़ों साल, फॉर सेंचुरीज, स्प्लीन को ये ख्याल किया जाता था, आज भी कुछ स्कूल ऑफ मेडिसिन है जो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा समझते हैं। ठीक, सैकड़ों साल ये डॉक्टर्स ख्याल करते थे कि जो स्प्लीन है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब जो नया रिसर्च हुआ है, नए रिसर्च में लिम्फेटिक सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो बिफोर द स्प्लीन वाज डिस्कवर्ड टू बी अ लिम्फेटिक ब्लड ऑर्गन, इट हैज फॉर सेंचुरीज कंसिडर्ड टू बी अ डाइजेस्टिव ऑर्गन। Am I clear? Splenogastric arteries and gastrosplenic veins form a portal system. अब जब फॉर सेंचुरीज ये ख्याल किया जाता था, कंसिडर किया जाता था कि स्प्लीन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो स्प्लीनिक गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, मतलब कुछ एक इसकी लोकेशन की वजह से, कि स्प्लीन की लोकेशन है ये बिल्कुल नज़दीक मैदे के ऊपर, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका कनेक्शन है, इसके वेसल्स जो होते हैं ये पेंक्रियास के साथ भी मिलते हैं और इसकी वेसल्स जो होते हैं ये स्टमक के साथ भी मिलते हैं, कनेक्ट, ये वेसल्स के थ्रू वेसल्स स्टमक के साथ और पेंक्रियास के साथ कनेक्टेड है। इस वजह से ये ख्याल किया जाता था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये जो स्प्लीनोगैस्ट्रिक ये कंपाउंड वर्ड है। स्प्लीनो मतलब स्प्लीन, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। स्प्लीनोगैस्ट्रिक आर्टरीज मतलब स्प्लीन और स्टमक की आर्टरीज जो होती हैं ये बनाती है क्या, पोर्टल।
सिस्टम, ये पोर्टल सिस्टम बनाती हैं। स्प्लीन लाइंग बिटवीन द स्टमक एंड द डायफ्राम। स्प्लीन जो होता है ये दरमियान में, मैदे और डायफ्राम के दरमियान में पाया जाता है। Nowadays, the spleen is considered to be a lymphatic organ, as we discussed, of the hematological and immunological system. हेमाटोलॉजिकल सिस्टम क्या है और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम क्या है? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, हीमाटोलॉजिकल। हीमो मतलब ब्लड, ब्लड का मतलब हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी का मतलब ब्लड का फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट का मतलब ब्लड का सेलुलर पार्ट। एम आई क्लियर? सेलुलर पार्ट का मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, which is also known as PLT, erythrocytes and leukocytes, राइट? अब ये हेमाटोलॉजिकल उसका हिस्सा है। आगे हम पढ़ते हैं कि स्प्लीन क्या करता है। जब स्प्लीन के फंक्शन में पढ़ेंगे तो आपको और भी जाता है क्लियर कि ये हेमाटोलॉजिकल सिस्टम का कैसे पार्ट है। ये आरबीसीज का ग्रेव यार्ड है, यहाँ रिसाइकल होते हैं। ये टीएलसी ल्यूकोसाइट्स बनाता है। और बाकी हम जब फंक्शन पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी, हमने बात की कि हमने थोड़ी सी एनाटॉमी देखनी है, थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखनी है, और फिर पैथोलॉजी देखनी है, और फिर वो डिसऑर्डर्स देखनी है कि मतलब लाइक स्प्लीन इनलार्ज होता है, कौन सी बड़ी पैथोलॉजीज हैं जो स्प्लीन को, अब वो कौन सी कंकोमिटेंट और फैक्टर्स हैं जो स्प्लीन को इनलार्ज करते हैं, वो हमने देखी, उसकी फंक्शन को खराब करते हैं, वो हमने देखने। एंड इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम क्या है? दिफाई निज़ाम जिस्म का, जिसका क्या टॉन्सल, which is also the part of the lymphatic tissue. Thymus gland, which is also part of the lymphatic system. Lymph nodes, spleen, which is also, आप जो lymphatic vessels हैं, lymphatic vessels, lymph nodes and lymphatic tissue, जिसमें thymus gland जो बलूगत में ख़त्म हो जाता है, जिसमें tonsils और जिसमें spleen भी आता है। क्लियर? तो इस हिसाब से ये lymphatic system जो है ये it is the part of the defense system of the body, immune system of the body. जैसे आपका जो सीलियाँ है राइना के अंदर, नोजल केविटी के अंदर, नेजल केविटी के अंदर, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जिस तरह आपके ब्लड के अंदर जो मोबाइल यूनिट है विच इज नोन एज WBCs, राइट, वो भी आपका इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो सेम लिम्फेटिक सिस्टम भी पार्ट है हेमाटोलॉजिकल सिस्टम का एज वेल एज इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम का। एम आई क्लियर? आजकल जो स्प्लीन के बाद नाउअडेज जो स्प्लीन का कंसिडर किया जाता है कि ये लिम्फेटिक ऑर्गन है, और इस वजह से ये हेमाटोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? अब इसके बाद वेस्टर्न मतलब वेस्ट में एक स्कूल ऑफ मेडिसिन नेट्रोपैथी, व्हाट, नेट्रोपैथी के नाम से है वेस्ट में, और ट्रेडिशनल चाइनीज जो मेडिसिन है ये भी एक स्कूल ऑफ मेडिसिन है। कंटिन्यू टू मेक यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ द स्प्लीन एज एन ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ये दो स्कूल्स जो हैं, एक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन और दूसरा जो वेस्टर्न नेट्रोपैथी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, ये आज तक ये ख्याल करते हैं, इनका ये ख्याल है कि ये पार्ट है न्यूट्रिशन का स्प्लीन और ये पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। मतलब ये अब इस बात पे इख्तिलाफ आ जाता है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ मेडिसिन में, राइट। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये तो इसकी हिस्ट्री हमने देखी थोड़ी सी। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्प्लीन का, तो आपका स्प्लीन जो होता है ये नॉर्मली जो होता है, ये जिस तरह हार्ट हमारा होता है बंद मुट्ठी जितना, हमारा स्प्लीन जो होता है ये होता है फिश साइज, मुट्ठी जितना होता है नॉर्मली, राइट। डेट लोकेटेड इन लिफ्ट हाइपोकोंड्रियम, जो लिफ्ट हाइपोकोंड्रियम में रीजन में, हाइपो मतलब नीचे, कोंड्रियम मतलब रिब्स मतलब दायां पसली के नीचे ये पाया जाता है, जस्ट अबाउट द स्टमक के थोड़ा सा ऊपर। इट्स बिलोंग टू योर लिम्फेटिक सिस्टम एंड योर इम्यून सिस्टम, राइट। ये हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसका लोकेशन, ठीक, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है उससे। अब उसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं।
जब हम इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं तो स्प्लीन, आप अगर स्प्लीन का काम क्या है, स्प्लीन का काम है खून साफ करना। स्प्लीन का काम है WBCs बनाना। स्प्लीन का काम है RBCs का रिसाइकल करना। जिस तरह मोटर कार में ऑयल फिल्टर होता है जो ऑयल को फिल्टर करता है, इस तरह ये जो ह्यूमन बॉडीज के वर्टेब्रेट्स के अंदर स्प्लीन पाया जाता है, ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह मोटर कार के अंदर फिल्टर होता है, वो ऑयल साफ करता है, ये ब्लड साफ करता है। एम आई क्लियर? जिस तरह आपकी मोटर बाइक के अंदर फिल्टर होता है, वो क्या करता है, मोबिल ऑयल साफ करता है ना, और ये जो है ये आपका खून साफ करता है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ फिल्टर ऑफ मोटर कार एक्ट्स प्राइमरीली एज अ ब्लड फिल्टर। एम आई क्लियर? इट फिल्टर योर ब्लड, ये आपके ब्लड को फिल्टर करता है, रिमूव वेस्ट, उससे वेस्ट निकालता है, एंड प्रोड्यूसेस WBCs, और WBCs प्रोड्यूस करता है, WBCs बनाता है टू फाइट इन्फेक्शन। WBCs आपका फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ। इसमें दो किस्म के हैं, इसमें है एक फेगोसाइट्स और एक है IG एंटीबॉडी बना के ना जरासीमों को मारने वाले, IgM, IgG, IgD, IgG, IgA, IgM, IgD और IG इम्यूनोग्लोबुलिन डिफाई प्रोटीन, ये बनाते हैं तो कुछ इनगल्फ करते हैं जिनको फेगोसाइट्स कहते हैं। आप अपना वनीडिम देखते हैं, वनीडिम दवाई है हमारी, उसमें देख लें वहाँ उधर लिखा हुआ फेगोसाइट्स, राइट। बाकी डिटेल हमारा जो थेराप्यूटिक का सेक्शन आएगा उसमें हम आपको समझाते हैं। कंडीशन अफेक्टिंग द सिस्टम, द स्प्लीन itself or the blood that passes through the can cause it to become swollen and enlarged। कंडीशन जो अफेक्ट करते हैं स्प्लीन को वो कौन से हैं? खुद स्प्लीन और जो इसके अंदर जो ब्लड पास होता है ना, वो स्प्लीन को बीमार करता है, इनलार्ज कर देता है, राइट। अब मतलब लेट्स सपोज ये फिल्टर करता है ना जरासीमों को, अब उसके अंदर कोई बड़ा वायरस, HIV वाला वायरस होता है जो उसको ये मार नहीं सकता, तो इन द रिजल्ट ये क्या करता है, ये फूल जाता है, इनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन में गेली हो जाती है। अ नॉर्मल स्प्लीन इज अप टू, जो नॉर्मल स्प्लीन होता है ये अप टू 12 cm लॉन्ग एंड 7 ग्राम इन वेट। इसका जो वज़न होता है वो होता है 70 ग्राम, इन तकरीबन 1.5 चटान। जो उसका लेंथ होता है वो 12 cm होता है। एन इनलार्ज, जब स्प्लीन इनलार्ज होता है, मे बी अप टू 20 cm लॉन्ग, ये तकरीबन 20 cm तक पहुंच जाता है। cm तक पहुंच जाता है इसका लेंथ। कैन वेट मोर देन 1000 ग्राम, यानी 1 किलो तक। 1000 ग्राम का मतलब क्या है कि 1 किलो तक इसका साइज बढ़ जाता है 1.5 चटांग से। 70 ग्राम से इसका वजन जो है 1000 ग्राम तक इज इक्वल टू 1 kg, इज इक्वल टू 1 kg। जब इलाज होता है तो इसका वेट जो होता है 1000 ग्राम तक चला जाता है 70 से, और 20 cm तक इसका लेंथ जो होता है ये लॉन्ग हो जाता है। कंक्लूड करते हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है, ये स्प्लीन का मेन फंक्शन। मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, जो डिटेल अगर कोई एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी देखना चाहता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पे भी और स्प्लीन पे भी, लिम्फेटिक सिस्टम पे भी हमने सीरीज के स्टार्ट में लेक्चर्स किए हैं। अब ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ग्लैंडुलर पार्ट है, लीवर, पेंक्रियाज वगैरह, वो रहता है। जो एलिमेंट्री केनाल है वो हमने उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पहले ही सीरीज के स्टार्ट 3-4 लेक्चर्स पे हमारे मौजूद हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम पे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम पे जो है अलग हमारा लेक्चर मौजूद है। आज जो हम करने जा रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा ABC उसका देखते हैं
ठीक, डिटेल अगर कोई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जो स्प्लीन का है या लिम्फेटिक सिस्टम का है उसको ख्वाहिशमंद है तो हमारे वो लेक्चर देख सकता है। अब कंक्लूड करते हैं फंक्शन को कि स्प्लीन का क्या फंक्शन है। फंक्शन नंबर 1, ये क्या करता है, स्टोर करता है ब्लड को, स्प्लीन। नंबर 2, ये फिल्टर करता है ब्लड को, एज वी डिस्कस्ड, बाय रिमूविंग सेलुलर वेस्ट एंड गेटिंग रेड ऑफ आर डैमेज ब्लड सेल्स। ये ग्रेवयार्ड है आरबीसीज का। मेक्स डब्ल्यूबीसीज एंड एंटीबॉडीज, ये डब्ल्यूबीसीज बनाता है और एंटीबॉडीज बनाता है दैट हेल्प यू फाइट इन्फेक्शन। क्लियर? मेंटेन द लेवल ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी, ये आपका बॉडी के अंदर फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करता है। डिजीजेस, जब लीवर एबनॉर्मल होता है, जब लीवर एबनॉर्मल होता है, इसमें कोई पैथोलॉजी आती है तो 3 डिजीजेस हैं, 3 तरह का इसके अंदर चेंजेस आती हैं। बहुत तरीके से, मेनली 4 कर लें आप, एक एट्रोफी भी कर लें, यहां लिख देते हैं, एट्रोफी भी कर लेते हैं। नंबर 1 हाइपरट्रॉफी, ये इनलार्ज होता है जब लीवर बीमार होता है, तो जब इसके अंदर कोई पैथोलॉजी आती है तो हाइपरट्रॉफी, मतलब इसका साइज जो है एज वी डिस्कस 20 cm से बढ़ जाता है। cm से 20 cm तक पहुंच जाता है। वेट इसका है 70 kg। इसको मैं दूसरे कलर में बना लेता हूं, ये 70 ग्राम, तकरीबन 1.5 चट्टान। अब इधर आप लिख लें 1000 ग्राम, राइट? ये लार्ज है और ये नॉर्मल। तो लीवर की पैथोलॉजी की बात कर रहे थे कि लीवर के अंदर पैथोलॉजी आती है, एक इसकी हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरट्रॉफी होती है इसकी, एक इसकी एट्रॉफी होती है। कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया? जी, हाइपरप्लेजिया में जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, हाइपरट्रॉफी में जो है सेल्स का साइज बढ़ जाता है। यस, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ पैथोलॉजी व्हिच वी डिस्कस्ड इन 3rd ईयर, सेलुलर एडाप्टेशन। हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, जब सेल का अनफेवरेबल कंडीशन से वास्ता पड़ता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाता है। हाइपरट्रॉफी में साइज बढ़ता है, एट्रॉफी में साइज रिड्यूस होता है। एम आई क्लियर? याद है आप लोग को मेटाप्लेजिया हमने पढ़ाया था, डिस्प्लेजिया हमने पढ़ाया था सेलुलर एडाप्टेशन में, राइट? हमने आपको बताया था कि यूट्रस में हाइपरप्लेजिया भी होता है, हाइपरट्रॉफी भी होता है। आ गया याद आप लोगों को? अब यहाँ पैथोलॉजी जो लीवर की स्प्लीन की है वो एक नंबर 1 इसके अंदर हाइपरट्रॉफी आती है, मतलब इसके सेल जो होते हैं वो फूल जाते हैं। नंबर 2 इसका अंदर देखते हैं कि इसका सेल श्रिंक कर जाते हैं, ट्रॉफी कर जाता है। नंबर 3 हम देखते हैं कि इसका हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाता है, मतलब ओवर एक्टिव हो जाता है स्प्लीन। हाइपर मतलब इंक्रीज, मतलब ओवर एक्टिव, इसको कहते हैं हाइपरस्प्लीनिज्म, हाइपरस्प्लीनिज्म। एक पैथोलॉजी दूसरी हमें हमारी प्रैक्टिस में आती है, इसमें बहुत ज़्यादा मरीजों में होती है कि स्प्लीनिक रप्चर। बेसिकली जब सेल्स ऑफ द स्प्लीन का अनफेवरेबल कंडीशन से वास्ता होता है तो ये इसके सेल्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से, लाइक HIV का वायरस आता है, ये अपना साइज बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? साइज बढ़ाते हैं, तो मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, राइट?
अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब कभी ये बेसिकली है डिफेंस सिस्टम का हिस्सा, पैथोलॉजी देखते हैं, शाबाश, अटेंशन प्लीज। ये क्या है? बेसिकली जो स्प्लीन है ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, राइट? अब जब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम देखते हैं तो लिम्फेटिक टिश्यू में नज़र आता है, जिसमें टॉन्सिल शामिल है, जिसमें थाइमस ग्लैंड शामिल है, जिसमें स्प्लीन भी है। स्प्लीन जो है ये सबसे बड़ा आर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, राइट? अब लिम्फ नोड्स ये सारे लगे होते हैं, ये फिल्टर करते हैं किसको? ब्लड को, जरासीमों से पाक करते हैं। अब ये कुछ एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, ये ल्यूकोसाइड्स भी बनाते हैं ना, ये डिफाई प्रोटीन भी बनाते हैं, ये आरबीसीज को भी रिसाइकल करते हैं, और ये ब्लड भी स्टोर करते हैं। स्प्लीन इसके सेल्स बेसिकली काम, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट तो सेल है। अब इसका ये सारा फंक्शन है विच वी डिस्कस्ड। अब जब इसका अनफेवरेबल कंडीशन से वास्ता पड़ता है, इस पर कोई स्ट्रेस पड़ता है, कोई वायरस का, कोई लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये एक फैमिली है सारी, ठीक? अब इसके अंदर कोई इसका अनफेवरेबल कंडीशन से वास्ता पड़ता है तो ये अपने सेल्स, ये इसके सेल्स होते हैं जो इसका पेरेन्काइमा होता है, विच इज डू द रियल फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। अब वो क्या करेगा? अब वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, वरना उसने मरना है, राइट? अब उसके पास तरीके हैं एडॉप्टेशन का। अब उसके पास तरीके हैं हाइपरट्रॉफी का, हाइपरप्लीजिया का, एट्रॉफी का, मेटाप्लेजिया का और डिस्प्लेजिया का, है ना? उसके पास तरीके हैं। अब सिर्फ जो होते हैं डिवीजन के लिहाज से, विच वी डिस्कस इन द DHMS थर्ड ईयर इन द सब पैथोलॉजी के अंदर, DHMS थर्ड ईयर की पैथोलॉजी के अंदर जो हमने पढ़ा। अब कुछ सेल्स जो होते हैं वो लिबाइल होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। हाँ, कौन बताएगा? स्टेबल सेल्स क्या होते हैं? सर, जो स्टिमुलेशन मिलने पर डिवीजन, हाँ, मतलब लाइक लीवर सेल्स, ठीक? अब नर्वस सिस्टम के सेल्स जो है ना ये परमानेंट होते हैं, और स्किन के जो होते हैं ये लिबाइल होते हैं, और कुछ स्टेबल जो होते हैं एज पर नीड वो करते हैं। स्टेबल का मिसाल हमने लीवर का लेते हैं, और जो कंटिन्यूली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं अब वो क्या होते हैं? वो स्किन के, और जो स्टेबल सेल्स होते हैं लाइक लीवर, तो वो एज पर नीड, जब लीवर कोई डोनेट करता है, लीवर का कोई टुकड़ा, कोई पीस, तो अब जो डोनर होता है तो उधर भी वो अपने आप को पूरा करता है 1.5 किलो, और जो मतलब जो डोनर होता है जिसने दिया होता है उसकी कमी आ जाती है ना, तो उधर लीवर खुद को पूरा करेगा सेल डिवीजन के कर करके ना, मतलब 1, 2, 4, 16, 32, 64 नहीं, ऐसे, राइट? अब ये जो डोनर है, ठीक? अब जो रिसिपिएंट है उसको टुकड़ा मिलता है तो उसमें भी डिवीजन शुरू हो जाएगा, और जब लीवर पूरा 1.5 किलो बनता है तो ये डिवीजन स्टॉप कर देगा। एम आई क्लियर? अब आपका स्प्लीन है, इसका अनफेवरेबल कंडीशन से वास्ता पड़ता है। अब ये जरासीम, कोई बड़ा वायरस, HIV वाला काजेस हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक कंसेप्ट करना चाहते हैं कि ये मोटा क्यों हो जाता है। अब बाकी हाइपरस्प्लीनिज्म क्या है, ये स्प्लीनिक रप्चर क्यों होता है, ये एट्रॉफी क्यों होती है, बस ये पॉइंट हम यहाँ क्लियर करना चाह रहे हैं, राइट? अब ये जब एडॉप्टेशन करता है तो ड्यूरिंग एडॉप्टेशन ये अपने सेल्स का साइज बढ़ा लेता है। जब इसका साइज सेल का बढ़ता है तो नतीजे के तौर पर जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन, उसका साइज बढ़ जाता है। अब उसका साइज जो है 12 cm से 20 cm तक पहुंच जाता है। एम आई क्लियर? अब उसका जो वेट जो है 70 ग्राम से 1000 ग्राम तक पहुंच जाता है। अब जो अब इसके नतीजे में इसके सेल्स बड़े हो जाते हैं ना, अब जब इसका जो स्प्लीन होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? वो ओवर एक्टिव हो जाता है। सेल ऑफ द स्प्लीन जो है ये एडॉप्टेशन करते हैं या अपने साइज को बढ़ाते हैं, तो इन द रिजल्ट स्प्लीन जो होता है उसका साइज बढ़ जाता है, विच इज नोन एज स्प्लीनोमेगाली। अब स्प्लीनोमेगाली होती है, आप देखें सेल, उसके जो सेल्स होते हैं ना, जो उसका पेरेन्काइमा होता है, जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो मोटे होते हैं ना, अब वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हाइपरस्प्लीनिज्म।
सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि हाइपरस्प्लेनिज्म इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरट्रॉफी। एम आई क्लियर? अब देखिए, अगर ये अडॉप्ट नहीं कर पाता, अब अगर ये ओवरकम नहीं करता, आप अगर इसके सेल ऑल फेवरेबल कंडीशन के मुकाबले में हारते हैं, ठीक, तो क्या होगा? सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, राइट? या सो जो सेल्स मरेंगे ना, एट्रॉफी, तो दिस इज आल्सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरट्रॉफी, स्प्लीनोमेगाली, राइट? अब देखिए आगे, अब अगर ये इसके सेल्स श्रिंक नहीं करते, वो फूलते हैं, तो एक कैपेसिटी होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक इसके सेल्स हाइपरट्रॉफी करते हैं। अब उसके बाद इसकी लिमिट खत्म हो जाती है, तो इसने क्या होना होता है? अल्टीमेटली इसने रप्चर होना होता है। So what does it mean? So splenic rupture is also the complication of the splenomegaly. Am I clear? Yes, sir. मतलब जो 3-4 हम डिस्कस कर किया हमने, splenic rupture, hypersplenism, atrophy of the spleen, ये hypertrophy, ये सारा जो है ये hypertrophy के, ये 3 जो है hypertrophy के complications हैं। और hypertrophy जो है ये क्या है? ये सेलुलर एडाप्टेशन है। आप सेलुलर एडाप्टेशन किसके मुकाबले में? सेलुलर एडाप्टेशन अनफेवरेबल कंडीशन। आप अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं? कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैरासाइट्स हो सकता है, प्लाज्मोडियम falciparum हो सकता है, विच इज मैलिग्नेंट मलेरिया, जो हम काजेस में डिस्कस करेंगे प्रॉपर। वो आता है लीवर में, बार बार वो बैठ के ना मलेरिया बार बार हर साल रिकरेंट होता है, उधर बैठ के रिकरेंट होता है, हिपेटोसाइट्स में बैठ के ना रिकरेंट होता है, अल्टीमेटली वो पहुंच जाता है। अब उसको बार बार फिल्टर करते हैं ना, आपका लिम्फेटिक सिस्टम उससे मुकाबला करता है। जो छोटी छोटी चौकियां होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको भेज देते हैं सेंट्रल जेल, व्हिच इज नोन एज स्प्लीन। अब स्प्लीन उसको नहीं अडॉप्ट, अब स्प्लीन उससे लड़ता है। स्प्लीन जब लड़ाई होती है, बंदा या हारता है या जीतता है। जब वायरस बड़ा होता है ना, जब वायरस तगड़ा होता है ना, हेपेटाइटिस सी वाला वायरस होता है, HIV एड्स वाला वायरस होता है, ये बड़े तगड़े वायरस हैं। अब ये हेपेटाइटिस सी वाला HIV से ही तगड़ा है, क्योंकि वो उसको बहुत हाई टेम्परेचर मांगता है मरने के लिए, एज कम्पेयर टू HIV वायरस। बाकी मैं क्लास में आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा। यहाँ सिर्फ समझाने का मकसद हमारा ये है कि सेल जो स्प्लीन होता है, ये इनलार्ज होता है। अब इनलार्ज होने की मैकेनिज्म क्या है? अब ये बाकी जो अफेक्शन इसके अंदर आती हैं, जो एलिमेंट्स आती हैं, जो कंप्लेंट्स लीवर के स्प्लीन के अंदर आती हैं, ये क्या है? मकसद कहने का ये है कि ये कॉम्प्लिकेशन है स्प्लीनोमेगाली की, और स्प्लीनोमेगाली जो है ये अडॉप्टेशन है। और अडॉप्टेशन क्यों होता है? ये आपको, ये किसी दुश्मन के खिलाफ होता है, ये किसी जर्रा चीज के खिलाफ होता है। एम आई क्लियर? आप जब कोई भी आर्गन उसका अनफेवरेबल कंडीशन से वास्ता होता है और वो सर्वाइवल की चक्कर में होता है, तो वो फंक्शन कर सकता है, वो माल फंक्शन करेगा। अब इसका फंक्शन, जब ये फंक्शन इसका रुक जाता है ना, तो इसका फंक्शन क्या है? एंटीबॉडीज बनाना। इन सिंपल वर्ड्स इसका फंक्शन है जरासीमों के खिलाफ मुकाबला करना। आप जरासीम के खिलाफ मुकाबला हमारा मतलब रिजल्ट में हमारा जब स्प्लीन की माल फंक्शनिंग हो जाएगी, तो इन द रिजल्ट हमारा इम्यून सिस्टम हो जाएगा सप्रेस, क्योंकि उसका एक यूनिट जो है वो एंगेज है। Am I clear? आप उसका एक यूनिट एंगेज है, तो व्हाट डज इट मीन? कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसके पास अल्टरनेटिव नहीं है, बगैर अल्टरनेटिव के लड़ रहा है, तो कमजोर होगा ना। अब जब वीक होगा आपका इम्यून सिस्टम, तो यू विल बी मोर प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन लाइक फ्लू, फीवर। हाँ, क्योंकि कॉलोनिया है ना हवा में, तो आप बीमारी, बार बार वो बंदा बीमार होता है। साइन और सिम्टम मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक, कि साइन सिम्टम्स की क्या है, काजेज में आपको और भी क्लियर हो जाता है। बस यहाँ आपको ये जो 3-4 किस्म की पैथोलॉजी, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरस्प्लेनिज्म और स्प्लीनिक रप्चर जो होता है, ये आपको समझाना मकसूद था। एम आई क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी अफेक्शंस हैं, ये स्प्लीन के हाइपरट्रॉफी की वजह से है, ये उसका कॉम्प्लिकेशन है।
सो हमने जो अलामात पढ़नी है, चाहे हमने जो डिफिनीशन पढ़ना है, चाहे हमने जो कॉजेज़ पढ़नी है, चाहे हमने डायग्नोसिस पढ़नी है, तो स्प्लीन वगैरह की पढ़नी है। व्हाट इज एनलार्ज स्प्लीन? बार बार मैं बता दिया है आपको, बार बार बता दिया, यहाँ लिखा हुआ है, रीड आउट करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हाथ उठा लें, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। एन एनलार्ज स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड स्प्लीनोमेगाली। इट इज़ अ सिम्पटम ऑफ अंडरलाइंग डिजीज। ठीक, यहाँ समझने की बात जो है वो क्या है? यहाँ समझने की बात यह है कि स्प्लीनोमेगाली, पूरा हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं ना, पूरा लेक्चर को, तो हमारे पास अगर एक वर्ड में हम पूरे लेक्चर को लेके आते हैं, एक लेक्चर को, पूरे लेक्चर को, अभी तक जितना हमारा लेक्चर हुआ, इसको पूरा एक वर्ड में लेके आते हैं कि लास्ट स्प्लीन है, स्प्लीनोमेगाली जो है, इट इज अ सिम्पटम ऑफ अंडरलाइंग डिजीज। इट इज अ symptom of underlying disease. Am I clear? ये जस्ट एक अलामत है। क्या है? जस्ट एक अलामत है। ये हमारे पूरे लेक्चर का कंक्लूजन है। मतलब उधर हमने नीचे देखना होता है कि HIV है, क्या है, हेपेटाइटिस है, थ्रोम्बोसिस है, लीवर वेन्स के अंदर, पेंक्रियाटिक वेन वेसल्स के अंदर, हेपाटिक वेसल्स के अंदर, या स्प्लीनिक या गैस्ट्रिक वेसल्स के अंदर कोई थ्रोम्बस है, कोई वायरस आ गया है, कोई इसको मलेरिया हो गया है, कोई किसिंग डिजीज हो गया है। किसिंग डिजीज भी होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक, कुछ डॉक्टर ख्याल करते हैं कि ये किसिंग से बढ़ता है, उसका नाम किसिंग डिजीज भी है। एम आई क्लियर? जो काजल मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। अभी स्प्लीनोमेगाली एक अलामत है। अब स्प्लीनोमेगाली को हमने डायग्नोस करना है, उस हिसाब से हमने इलाज करना है। राइट? यू विल ट्रीट इट बाय अंडरलाइंग कॉज। राइट? ये जब आप काज को रिमूव करते हैं ना, तो ये बीमारी ठीक होती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताते चलूँ, ये हमारा जो पार्ट है लेक्चर का, ये मेडिसिन का है। यहाँ जो प्रोटोकॉल मेडिसिन का होगा, इंटरनल मेडिसिन का होगा, एलोपैथिक का होगा, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं ताकि आप खुश हों कि हम जो ट्रीटमेंट बताएंगे होम्योपैथिक आप लोगों को, तो हम सिम्प्टोमेटोलॉजी भी आपको समझाते हैं, क्लिनिकल आपको समझाते हैं। ठीक, आप बहुत पावरफुल सिस्टम से वाबस्ता हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? आप समझ लें, अगर आप डायग्नोज नहीं कर सकते काज को, तो आपके पास और मेथड्स हैं। मियाज़मेटिक, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का मेथड है, आपके पास सिम्प्टोमेटोलॉजी का मेथड है, तो उन मेथड्स को अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह आपको परमानेंट क्योर मिलेगा। क्लियर? ठीक, सो पैनिक नाउ। ठीक, आपके पास सिस्टम, ताकतवर सिस्टम मौजूद है, इंशाल्लाह हम स्प्लीन का इलाज करते हैं कामयाबी से। राइट? काजेज, एटियोलॉजी, वजूहात स्प्लीनोमेगाली की क्या हो सकती हैं, ये हमने देखना है। नंबर 1 वायरल, नंबर 1 वायरल। ये तो हम समझ गए ना कि हाइपरट्रॉफी जो होती है, हाइपरट्रॉफी जो होती है, ये है सेलुलर एडॉप्टेशन। हाँ, और ये हाइपरट्रॉफी जो होती है सेलुलर ना, तो ये लीड करती है ना स्प्लीनोमेगाली को। ये इसको दूसरा बुलेट लगा दो यहाँ,
2 बुलेट्स हो गई ना, तो ये कंक्लूजन आपने रखना है जहन में। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ये आपने जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं। वायरसेस में जो सबसे पहले वायरस का नंबर आता है वो HIV। जब कभी भी ये वायरस जो होता है, ये वायरस जिस्म के अंदर जाता है तो इसके खिलाफ इसको कन्फ्रंट करता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। नोड्स फेलियर में जाते हैं, नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स। WBC लड़ता है, फेगोसाइड्स लड़ते हैं, एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं, आपका लीवर एंटीबॉडीज रिलीज करता है। एक्यूट फेज में एक और क्रॉनिक में दूसरी, पूरा जिस्म लड़ रहा होता है। लीवर मसरूफ होता है मुकाबले में, साथ लिम्फेटिक सिस्टम की जो छोटी चौकियां होती हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, वो उसको भेज देते हैं ना इसको, इसके पास। अब ये लड़ता है, ये एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, ये RBCs की रिसाइक्लिंग शुरू करता है, ये WBCs और बनाना शुरू करता है, ये ब्लड को स्टोर करता है, ब्लड को साफ करता है और जरासीमों को मारता है। ये भी मुकाबले में मसरूफ हो जाता है। अब इंद्र सड़ होता है, अब इसको अपनी सर्वाइवल कहा जाता है प्रॉब्लम। तो अब ये लड़ता है, बॉडी की डिफेंस करता है, अब इसको अपने सर्वाइवल का मसला आ जाता है। तो ये अपने सर्वाइवल में ये अडॉप्टेशन करता है अपने सेल्स की, क्योंकि इसके सेल्स जो है ना वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। इसी के सेल्स जो है वो आपका फॉर्म एलिमेंट, सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड, ल्यूकोसाइट, WBC RBC प्रोड्यूस करते हैं, उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। अब सारा काम तो वो करते हैं ना। अब ये इसको अपना एडॉप्टेशन का, अपने सर्वाइवल का आ जाता है प्रॉब्लम। अब ये अपने सर्वाइवल करता है, अपने सेल्स का साइज बढ़ा देता है, हाइपरट्रॉफी करता है। अब जब ये बढ़ा देता है तो ये दोबारा लड़ता है, जिस तरह हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल लड़ता है ना, इनलार्ज हो जाता है, ठीक। अब ये लड़ता है दोबारा, अब इसको आपने एड देनी है बाहर से। अब जब ये लड़ेगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज नोन एज वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी, जो आपकी बॉडी को ऑपरेट करती है, तो वो बॉडी आपका सिम्टम प्रोड्यूस करती है। अब सिम्टम का मतलब क्या है? सिम्टम का मतलब ये है कि बॉडी एड मांगता है कि स्प्रीन लड़ते लड़ते स्प्रीन को अपने सर्वाइवल का आ गया प्रॉब्लम, तो अब वो हाइपरट्रॉफी कर रहा है सेल। अल्टीमेटली उसने या क्या ओवरकम करना है या उसने मरना है, एट्रॉफी में जाना है या रप्चर में जाना है, तो एड मांगता है। तो जिस्म पे उसकी प्रेजेंटेशन आती है, सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम जो होता है वो कुव्वत हाथ की जुबान होता है। तो नेश कहता है कि द डॉक्टर नोस व्हाट इज पैथोलॉजी एंड द पेशेंट नोस सिम्टोमेटोलॉजी। एम आई क्लियर? तो यू शुड इंटरप्रेट, आपने इंटरप्रेट करना है। और आपके पास अगर बेसिक मेडिकल साइंसेस का नॉलेज मौजूद है तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना आप माजूर होंगे। एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? यहां तक कोई क्वेश्चन है? क्लियर? जो दूसरा वायरसेस में जो दूसरा वायरस होता है वो किसिंग डिजीज, मोनोन्यूक्लियोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें फीवर, स्वॉलन लिम्फ नोड्स इंग्वाइनल रीजन में, आर्मपिट के अंदर, नेक के अंदर होता है, एब्डोमेन में लिम्फ नोड्स होते हैं कि नहीं होते? लिम्फोडेनोपैथी होती है, फीवर होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं। मोनो एक को कहते हैं जिसमें एक मोनोसाइट, पॉलीमॉर्फ जिसमें एक से ज्यादा सेल हों, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। क्लियर? ल्यूकोसाइट लाइक मोनोसाइट्स इन ब्लड स्ट्रीम। अब वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब आप CBC लिख के देते हैं उसको तो मोनोसाइट्स इंक्रीज होते हैं, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन को शो करते हैं। आप हिस्ट्री में जाते हैं तो अक्सर उनको मलेरिया भी होता है, लेकिन ट्रीटमेंट में बाकी वहाँ डिटेल पढ़ते हैं। अभी सिर्फ हमने एटियोलॉजी पढ़ना है, काजेस को पढ़ना है कि काजेस जो होती हैं इसकी क्या होती हैं। तो वायरसेस में आपका किसिंग डिजीज विच इज आल्सो नोन एज मोनोन्यूक्लियोसिस, और दूसरा आपका HIV। आप मोनोन्यूक्लियोसिस को किसिंग डिजीज कैसे क्यों कहते हैं? एज वी डिस्कस्ड कि कुछ डॉक्टर्स का ख्याल है कि बीमारी किसिंग से दूसरे को लगती है, सो इसका नाम पड़ा किसिंग डिजीज। अब दूसरा नंबर जो आता है वो आता है बैक्टीरिया का। दूसरा नंबर आता है बैक्टीरिया का।
अब जब कोई पावरफुल बैक्टीरिया लाइक एसिड फास्ट बेसिलाई, माइकोट्यूबरकुलिनियम, टीबी का बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया आता है टीबी का, या एंडोकार्डाइटिस होता है, एंडोकार्डाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, पता है ना आप लोगों को, द मोस्ट इनर लेयर ऑफ द पैकिंग ऑफ द हार्ट, एम आई क्लियर, जो सीरियस में ब्रेन जो लिपटा हुआ है हार्ट। आप यहां देखिए, साथ साथ मैं आपको बताते चलूं, जब HIV होगा तो आपने उसको ट्रीट करना है, तो स्प्लीन वगैरह ठीक होगी, ठीक। अब जो देखो खुशी की बात तो मैंने आपको बताई है ना कि आखिर में हमें जो करना है, ठीक। तो अभी आपको तो परेशान होने की या पेन होने की जरूरत तो नहीं है ना, लेकिन प्रोटोकॉल तो आपने सीखना है, राइट। प्रोटोकॉल तो सीखना है आपने, क्योंकि आप जिस दौर में रहे ना 2022 में, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए दूसरे स्कूल ऑफ मेडिसिन का भी, और आपको मुख्तलिफ तरीकों से दवाई अप्लाई करनी आनी चाहिए। ये आपको भी प्रमोट करता है, आपको सिस्टम को प्रमोट करता है। अब इसके बाद जो टीबी का बैक्टीरिया होता है या एंडोकार्डाइटिस की वजह से जो पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासाइट्स लाइक मलेरिया, जैसे हमने डिस्कस किया ना प्रीवियसली, मलेरिया की 4 स्पीशीज होती हैं, एक वाइवेक्स, एक फाल्सिपियम जो पाकिस्तान में मौजूद है, एक मलीर ओवेल जो पाकिस्तान में नहीं है। फाल्सिपियम इज मैलिग्नेंट मलेरिया, और वाइवेक्स इज बिनाइन मलेरिया, राइट। मैं आपको यहां एक बात दूसरा आपसे शेयर करना चाहता हूं। अफ्रीका में एक स्टडी किया गया थैलेसीमिया पे, तो थैलेसीमिया के बेस में मलेरिया था। अब मलेरिया हो कि वो स्प्लीन को खराब करता है, स्प्लीन जो होता है वो ब्लड नहीं बनाता, तो आपने वहां मलेरिया ऑफ हो चाहे ना सेल्फ, बाकी नहीं आगे, और क्योंकि इसको पैरामेडिक्स भी देखेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि डी क्या होता है, राइट। तो ये हमने अब बाकी उधर पढ़ना है, क्योंकि जो LHVs हैं, OTAs हैं, उनों के लिए भी ये लेक्चर है, सो हम अपना वो आर्गेनेट जो है वो उधर डिस्कस करते हैं, राइट। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोबैक्टीरिया जो अक्सर आप देखते हैं क्लिनिक्स में ना, जो हमारे पास हैबिचुअल एबॉर्शन के केसेस आते हैं, हम उनको टॉर्च देख के देते हैं, जिसमें टॉक्सो भी करते हैं, रोबेला भी करते हैं, साइटोमेगालोवायरस हेर्पेस सिम्प्लेक्स भी करते हैं ना। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो टॉक्सो होता है ना, वो भी स्प्लीन को इलाज कर देता है। ये भी ताकतवर बैक्टीरिया है, ये भी ताकतवर बैक्टीरिया है जो आम एंटीबायोटिक्स के काबू में नहीं आता। ये इन्फेक्शन जो होते हैं तिली के दिफाई फंक्शन पर दबाव डालते हैं। हाँ, ये जो इन्फेक्शन होते हैं, ये तिली का जो दिफाई फंक्शन होता है ना, ये उस पर दबाव डालते हैं। ये मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये HIV, एंडोकार्डाइटिस, ये ट्यूबरकुलोसिस, ये उसका जो दिफाई सिस्टम है तिली का ना फंक्शन, इस पर उसको दबाव डालते हैं, जिसके नतीजे में जो होता है अवर प्रोडक्शन करता है ना आपका तिली। क्या करता है? अवर प्रोडक्शन करता है आपका तिली। दिफाई खलियात और एंटीबॉडीज का। अब इसकी पैथोलॉजी एटियोलॉजी में हम आगे और देखते हैं, तो लीवर डिजीजेज जो होती हैं वो उसकी वजह से भी स्प्लीन एनलार्ज होता है। अब इसका क्या मतलब है? क्या अब यहां अगर लीवर में वजह है ना, जैसा आपने बताया ये फैमिली है आपको, जब अगर प्रॉब्लम लीवर की बीमारी है और उसकी वजह से स्प्लीन एनलार्ज होता है, तो यू शुड ट्रीट लीवर डिजीजेज। यू शुड रिस्टोर द फंक्शन ऑफ द लीवर फर्स्ट, तो स्प्लीन वगैरह नीचे आएगी। तो आफ्टर डिस्कसिंग वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड पैरासाइट्स, लीवर अफेक्शंस आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द स्प्लीनोमेगेली, राइट। लीवर अफेक्शंस में जो सबसे पहला नंबर आता है, सबसे पहला दर्जा है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का। क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है एक मरीज को, क्योंकि वो वायरस होता है, वो बहुत हाई टेम्परेचर में मरता है तो वो भी स्प्लीन को इनलार्ज करता है। काजेशन देख रहे हैं ना, काजेस देख रहे हैं, एटियोलॉजी देख रहे हैं स्प्लीनोमेगेली की। अब इसके बाद लीवर सिरोसिस, जब लीवर के सेल्स मरते हैं, लीवर के सेल्स मरते हैं, सिरोसिस, लीवर मरता है। लीवर मरने में 30-40 साल लेता है। सबसे पावरफुल ऑर्गन है, बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी,
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मरता आसानी से नहीं है, ठीक, ये 30-40 साल लेता है मरने में। अब जब लीवर मरता है, सिरोसिस होता है, तो भी स्प्लीनोमेगाली होती है, तो यू शुड ट्रीट सिरोसिस ऑफ द लीवर। अब यहां इट कैन कॉज प्रेशर टू बिल्ड अप इन द ब्लड वेसल्स दैट रन थ्रू द लीवर एंड स्प्लीन। अब लीवर का इससे क्या वास्ता, लीवर का स्प्लीन से क्या कनेक्शन कि स्प्लीन इनलार्ज होता है। लीवर का स्प्लीन से कनेक्शन मैकेनिज्म यह है कि जब लीवर खराब होता है, लीवर की माल फंक्शनिंग होती है, लीवर मरता है, लीवर इन्फ्लेम होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, हिपेटोसाइट्स की इन्फेक्शन होती है, हिपेटाइटिस होता है उसको। अब जब ये होता है, इट कैन कॉज प्रेशर टू बिल्ड अप इन द ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अब मैं आपको यहां बताता चलूं, जो गैस, स्टमक, पेंक्रियाज, लीवर और स्प्लीन के इनका रिलेशन है आपस में ब्लड वेसल्स का। आप जब सिरोसिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है लीवर का, तो क्या होता है कि इट कैन कॉज, ये कॉज करता है प्रेशर टू बिल्ड, प्रेशर करता है बिल्ड अप इन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के अंदर, दैट रन थ्रू द लीवर, जो लीवर के अंदर रन करती हैं जो ब्लड वेसल्स, एंड स्प्लीन के अंदर करती हैं। तो इन द रिजल्ट क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन। मैंने बताया था ना, लीवर और स्प्लीन के वेसल्स आपस में इकट्ठे होकर पोर्टल वो बनाते हैं ना, सिस्टम बनाते हैं ना, तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन को कर देते हैं, वहां हाइपरटेंशन, पोर्टल प्रेशर बढ़ जाता है। अब पोर्टल प्रेशर बढ़ता है तो वास्कुलर प्रेशर कैन कॉज ब्लड टू पूल। अब जब यहां वास्कुलर वेसल्स, खून की रो के अंदर जब ओवरक्राउडिंग होती है, कंजेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, ये कैन कॉज ब्लड टू पूल, ये कॉज करता है ब्लड को पूल यानी कंजेशन, ओवरक्राउडिंग कर देता है, एंड कॉज योर स्प्लीन टू इनलार्ज। अब लीवर का फंक्शन ये भी है ना कि ब्लड को स्टोर करना, जैसे हमने पढ़ा हमने। अब जब आप वहां गवर्नमेंट हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, अब इधर क्या होता है, यहां खून जमा होना शुरू हो जाता है। अब जब वो खून जमा होगा तो इसके सेल्स तो नहीं मोटे होते, लेकिन उसके अंदर खून जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये इनलार्ज हो जाता है। तो आप उसको ड्रेन कैसे करेंगे, जब आप लीवर को ठीक करते हैं, उसके चैनल्स को ठीक करते हैं, उसके वेसल्स को ठीक करते हैं, उसकी इंगोर्म को ठीक करते हैं, लीवर को ठीक करते हैं, तो पोर्टल हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हमारी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ हमारी चूंकि लिमिटेशन है, हम अर्गेन अपने मीडियम की तरफ नहीं जा सकते इस पार्ट में, वरना हम अभी आपको बता देते हैं कि कर्नोसोनिया में लिखा हुआ है पहले लकीर में, तो कर्नोसोनिया की पहले लकीर में लिखा हुआ है कि पोर्टल हाइपरटेंशन की दवाई है। लेकिन उसके लिए पढ़ना ज़रूरी शर्त है, स्टडी करना ज़रूरी शर्त है। टेबल पर किताबें सजाना ना, इस टेबल पर किताबें सजाने से ना आपको कर्नोसोनिया नहीं समझ आना। आपको कर्नोसोनिया समझ नहीं आता जब तक आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी नहीं आती। आप पोर्टल कंडीशन आपको समझ नहीं आता जब तक आपको बेसिक मेडिकल साइंस नहीं आता, राइट। एनी हाउ, वास्कुलर प्रेशर कैन कॉज लीड टू पूल एंड कॉज योर स्प्लीन टू इनलार्ज। जो तीसरा हमारे पास काज है वो कैंसर का, सीए, कैंसर का जो स्प्लीनोमेगाली करता है। में सीए कैंसर यानी ब्लड सीए, आई सच एज ल्यूकीमिया, कैंसर की एक किस्म है ल्यूकीमिया, जिसमें खून का जब WBC होते हैं, सफ़ेद खलियात होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। नॉर्मल रेंज उसका है पर क्यूबिक मिलीमीटर 4000 से लेके 11000 तक। ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। ल्यूकीमिया मतलब ये है कि ट्यूमर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, ट्यूमर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। अब यहाँ ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स का मतलब ये है कि रैपिड growth of immature cells is known as oma, tumor, neoplasm, proliferation. Am I clear? ये अब जब ब्लड फार्मिंग का मतलब क्या है, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा है, हेमाटोलॉजी की बात कर रहा है। हाँ, अब जब TLC के स्टेम सेल्स, जब ल्यूकोसाइट्स के WBC के स्टेम सेल्स जो होते हैं, जो बोन मैरो के अंदर होते हैं, जो मेडुलरी के, जो लॉन्ग बोन्स के अंदर जो केविटी होती है, विच इज नोन एज मेडुलरी केविटी, एज वी लर्न इन फर्स्ट ईयर DHMS।
मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन और रेड मेरो होता है कि नहीं होता, उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, तो DLC के भी होते हैं, तो वो उसमें फ़र्क आ जाता है। बेसिकली उसके जो सेल का जो एंटी ऑनको जीन होता है वो म्यूटेटेड होता है ना। तो आप जो स्टेम सेल्स होते हैं जिससे और सेल्स बनने होते हैं, डिवाइड होने होते हैं, वो जो होते हैं वो ख़राब होता है, तो अब वो सेल्स प्रोड्यूस करता है लेकिन रैपिड करता है। और दूसरी बात उसमें ये होती है कि इमेच्योर सेल्स ना, कच्चे सेल्स वो उसको प्रोड्यूस करता है, पक्के मैच्योर सेल नहीं प्रोड्यूस करता, रैपिड भी करता है और इमेच्योर को भी करता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूप्लाज्म एंड ट्यूमर ओमा। तो ल्यूकीमिया का मतलब क्या है कि TLC का इंक्रीज होना ब्लड के अंदर, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। एम आई क्लियर? इसमें भी ल्यूकीमिया में भी स्प्लीनोमेगेली यानी लीवर इनलार्ज होता है। तो सो यू शुड ट्रीट ल्यूकीमिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्प्लीनोमेगेली, यू नो, ऐसे ही है ना। हाँ, ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट करना है तो स्प्लीन ठीक होगा। लिम्फोमा which is also a type of which is also one of the 4 major type of the cancer like carcinoma, lymphoma, sarcoma, leukemia, है ना। तो उसमें ये है एक लिम्फोमा भी है। लिम्फोमा क्या होता है? ट्यूमर तो समझ गए ना हम, ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू सच एज हाजकन डिजीज। जो यहाँ अक्सर ना हाजकन डिजीज, यहाँ अक्सर बड़े बड़े वो बन जाते हैं, नोड जो होते हैं ना, ये जो लिम्फेटिक नोड्स जो होती हैं, लिम्फेटिक नोड्स होती है ना आप पेट के अंदर, होती है कि नहीं होती, वो इतनी बड़ी हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं हाजकन डिजीज में, तो उसको कहते हैं लिम्फोमा। जी लिम्फोमा है। एम आई क्लियर? अच्छा, माइलो प्रोलाइफरेटिव न्यूप्लाज्म। माइलो, अब इसके 3 हिस्से हैं ना। माइलो का मतलब क्या है? बोन मेरो। प्रोलाइफरेटिव का मतलब है प्रोलाइफरेशन, रैपिड इमेच्योर ग्रोथ। एम आई क्लियर? न्यूप्लाज्म का मतलब है ट्यूमर। ट्यूमर तो बता दिया आप लोगों को। तो माइलो प्रोलाइफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर होता है? डिसऑर्डर इन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स ऑफ द बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं, उधर ट्यूमर बन जाता है, न्यूप्लाज्म बन जाता है। अब यहां आपने स्प्लीनोमेगेली का इलाज माइलो प्रोलाइफरेटिव डिसऑर्डर का ट्रीट करके जीबी को अपने साइज पे लेके आना है 20 cm से 12 cm पे। 1 किलोग्राम से 1000 ग्राम से 70 ग्राम पे आपने लेके आना है, वरना नहीं आएगा। अगर ल्यूकीमिया आप डायग्नोज करते हैं, आपका ल्यूकीमिया आप ट्रीट करते हैं तो आएगा अपने साइज पे, और अगर लिम्फोमा आप ट्रीट करते हैं तो आएगा अपनी उस पे। अब जो चौथा हमारे पास कहा जाता है वो फोकल लीजन। अब व्हाट इज फोकल लीजन? फोकल लीजन क्या होता है? बिनाइन ग्रोथ्स। बिनाइन मतलब जो जर्रा ना हो, बिनाइन विच इज नॉट मलिग्नेंट, जो जर्रा सा ना हो, ठीक। अब बिनाइन ग्रोथ आई सिस्ट, इसमें पॉकेट्स बनते हैं जिसमें पानी जमा होता है, और एब्सिस, एज वेल एज मेटास्टेटिक जो शिफ्ट करता है। मेटास्टेटिक सीए वो सीए जो किसी और जगह पे हो और जो शिफ्ट करे, जो स्प्रेड करे, जो मेट करे, जो शिफ्ट हो, ठीक है, दैट स्प्रेड फ्रॉम सम वेयर एल्स कैन इनलार्ज स्प्लीन। अब बाज़ औक़ात कैंसर होता है यूट्रस का, वो मेट करता है ब्रेन तक पहुंच जाता है, वो मेट करता है स्प्लीन तक पहुंच जाता है, स्प्लीन को अब उसका कनेक्शन होता है यूट्रस में। एम आई क्लियर? तो आपने यहां उस उधर से देखना होता है कि भाई उसका कनेक्शन किधर है तो आपने ओरिजिन को ट्रीट करना है, तो आपका जो इनलार्ज भी होगा वापस ना अपना 70 ग्राम पे आ जाएगा 1000 किलोग्राम से, वरना नहीं आएगा, वरना आप फेलियर में जाते हैं, वरना आप फेलियर में जाते हैं। इसको कहते हैं फोकल लीजन। ऑटो इम्यून, जब आपका दिफाई निजाम जो होता है वो आपके टिश्यू के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। देखें, जब आपका दिफाई निजाम जिसका काम होता है दुश्मन के खिलाफ, यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगसेस और पैरासाइट्स और प्रोटोजवा के खिलाफ लड़ना, और एलर्जेंस के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ लड़ना, अब वो एंटीबॉडीज थ्रू एंटीबॉडीज लड़ता है।
अब वो एंटीबॉडीज बनाता तो है, लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो अपने टिश्यू पे अटैक करता है, अपने टिश्यू पे अटैक करता है। तो ऑटो इम्यून उसको कहते हैं। उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो होती हैं अक्सर, मिसाल के तौर पर रोमेटॉइड अर्थराइटिस का बड़ा मिसाल है। आर फैक्टर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाता है आपका इम्यून सिस्टम और आपके जॉइंट्स को मारना शुरू कर देता है, उनको इन्फ्लेम कर देता है। पता है आपको? तो आपके सिस्टम ये ताकत मौजूद है कि यू कैन ट्रीट ऑटो इम्यून। आप कोई पैरामेडिक या कोई एमबीबीएस डॉक्टर ना कोई ये देखेगा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यू कैन ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज, एंड मैं कह रहा हूं कि यू कैन ट्रीट जीन्स म्यूटेशंस। अब वो कहेगा कोई ये पागल इधर खड़ा हुआ है, कोई वे ऑफ ट्रीटमेंट ना, ये एलोपैथिक प्रोटोकॉल है, वो जीन्स को रिपेयर नहीं कर सकती। लेकिन यार मैं आपको होम्योपैथी की बात बता रहा हूं, होम्योपैथी करता है ट्रीट। यहाँ हमारे जैसे स्टूडेंट्स ये बैठे हैं, जो हमारे जैसे डॉक्टर्स भी बैठे हैं यहाँ, जो हमारे अंदर डिस्पेंसरी में काम क्या है उन्होंने, वो देखते हैं क्या इफेक्ट ठीक होता है कि नहीं होता, परमानेंट ठीक होता है। ये होम्योपैथी इज मोर देन साइंस। बाकी बात होम्योपैथी पे नहीं करनी है, बाकी बात होम्योपैथी का इसका जो दूसरा सेक्शन हम पढ़ेंगे ना, थेरेप्यूटिक्स, तो वहाँ मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। लेकिन यहाँ आप समझने की बात क्या है कि काजेशन में ऑटो इम्यून भी आता है, काजेशन में ऑटो इम्यून में लाइक इन्फ्लेमेटरी जो क्रोनिक डिजीज होती है, लाइक रोमेटॉइड अर्थराइटिस। एम आई क्लियर? अब उसके बाद जो होता है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस जानते हैं, इस पे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बताता चलूं कि ये सार्कोइडोसिस ये ऑटो इम्यून डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है फ्रॉम अननोन काज। अननोन काज मतलब जो भी अननोन काज होता है वो अक्सर ऑटो इम्यून होता है, या ऑटो इम्यून डिजीज है बाय फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इन लंग्स। इसमें इस बीमारी में जो फेफड़े होते हैं उसमें नोड्यूल्स बनते हैं, लम्स बनते हैं, उनमें लम्स, राइट? समझ आ रही है आप लोगों को? लम्स बनते हैं। लीवर में नोड्स बनते हैं सार्कोइडोसिस में। कहां बनते हैं? लीवर में नोड्स बनते हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो होती है ना, अब वहां नोड्स बनती हैं। एंड स्लाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं ना, सबमिंडिबल और पैराइटिड, हाँ, जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, उधर नोड्यूल्स बनती हैं, लम्स बनते हैं। एम आई क्लियर? इसको क्या कहते हैं इस बार? उसको ये ऑटो इम्यून है फ्रॉम अननोन काज, सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस। वी आर डिस्कसिंग व्हाट? वी आर डिस्कसिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर which can lead to splenomegaly, in which we discussed RA factor and sarcoidosis. Am I clear? Yes, sir. Any question up to this? No, sir. No question. अब दूसरा ऑटो इम्यून के बाद एक बीमारी है जिसको कहते हैं ल्यूपस। क्या कहते हैं? ल्यूपस, which is also autoimmune disease, which is also autoimmune disease, any of several forms of ulcerative skin diseases. इसमें स्किन के अंदर जो होती हैं जख्म बनते हैं, स्किन के अंदर जख्म बनते हैं, can cause an overactive immune response and spleen hypersplenism. अब ये लीड करती हैं, ये क्या करती हैं? लीड करती हैं और ओवर एक्टिव कर देती हैं इम्यून सिस्टम को, रिस्पांस को, और स्प्लीन जो होता है उसमें वो ओवर एक्टिव हो जाता है। स्प्लीन क्या हो जाता है? ओवर एक्टिव हो जाता है। एम आई क्लियर? ओवर एक्टिव होगा, फंक्शन करेगा ज़्यादा, आईजीएम ज़्यादा बनाएगा, सेल ज़्यादा बनाएगा। एम आई क्लियर? एटियोलॉजी में काजेज में जीबी के लार्ज होने काजेज में होती हैं ब्लड डिसऑर्डर्स। जो ब्लड के अंदर डिसऑर्डर्स आती हैं उसकी वजह से भी जीबी इनलार्ज होता है। ब्लड जो इनलार्ज होता है उसकी वजह से भी जीबी इनलार्ज होता है। सच एज हेमोलाइटिक एनीमिया। हीमो शाबाश, ब्लड, लाइटिक लेसिस डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, वो एनीमिया जिसमें ब्लड आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो। न्यूट्रोपीनिया, पीनिया मीन्स decrease in number, neutrophils which is also known as polymorph. Am I clear? अब देखिए, that can cause early destruction of RBCs. अब ये क्या करती है न्यूट्रोपीनिया और हेमोलाइटिक एनीमिया? अर्ली डिस्ट्रक्शन करते हैं ना। डिस्ट्रक्शन 120 डेज के बाद जो होता है आरबीसीज मर जाती हैं, ग्रेव यार्ड में चली जाती हैं आरबीसीज में। ये उनका लाइफ स्पेन होता है, ये उनका लाइफ स्पेन होता है। अब वो ग्रेव यार्ड में चले, अब ये अर्ली करती है डिस्ट्रक्शन, तो उससे सीरम बिलिरुबिन निकलता है सारा, तो जाइंटिस हो जाता है उसको ना। कैन ओवरलोड द स्प्लीन।
अब ये ग्रेव यार्ड है ना, अब आरबीसी 120 डेज के बाद ना मर के ना उधर रिसाइकल होने, अब ना 120 ना 20 to 15 to 10 डेज में अबंडेंट ना मर मर के उधर जा रहे हैं, तो ग्रेव यार्ड तो भर जाता है, ओवरलोड हो जाता है ना। तो ओवरलोड का क्या मतलब है? enlarged splenomegaly, megaly, enlargement. तो it can also lead to splenomegaly. Am I clear? आप कंसेप्ट समझ रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लियर? ओके, गुड, शाबाश। Whose job is to remove them? जिसका जॉब क्या है? आरबीसीज को रिमूव करना और रिसाइकल करना। अब जो 7वां नंबर हमारे पास एटियोलॉजी में कहा जाता है वो है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो हम इनहेरिट करते हैं थ्रू जीन्स, माँ बाप से ना आप से ऑफरिंग को मिलते हैं थ्रू जीन्स। वो डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी स्प्लीनोमेगेली करते हैं, जीबी को इनलार्ज कर देते हैं, सच एज गॉचर डिजीज। गॉचर डिजीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गॉचर डिजीज भी हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हमने आपको कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ नए डॉक्टर्स में देख रहा हूँ, ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि गॉचर डिजीज क्या होता है। अ रेयर डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ जेनेटिक ओरिजिन। ये हमारे पास एक केस भी है सर अब्दाल का, इधर बच्चा है जिसका हाइपरलिपिडीमिया है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप गॉचर डिजीज में आपको इधर स्टूडेंट्स को बताया भी था कि ये गॉचर डिजीज है, इसको हमने करना। हम गुलियन-बेरी सिंड्रोम को भी करते हैं, गॉचर को भी करते हैं, एडिसन को भी करते हैं, हाइपरस्पीडिज्म को भी करते हैं, बहुत सारा करते हैं, ठीक है जी। तो आप ये है कि एनीहाउ, ठीक, लेकिन आपको ये समझना है जरूरी है, ठीक। अब गॉचर डिजीज क्या है? यहाँ इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होती है ना, उसका जीन खराब होता है, जो लिपिड्स को मेटाबॉलाइज करता है उसका जीन खराब होता है, क्लियर। उस गॉचर डिजीज में ये रेयर डिसऑर्डर है जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वो नहीं होता, क्योंकि जीन एक्टिवेट होता है, शाबाश, जीन एक्टिवेट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए खुलता है, आरएनए मैसेंजर प्रोड्यूस होता है, बाहर जाता है, उसको ट्रांसलेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, न्यूक्लियोटाइड चेन से एमाइनो एसिड चेन में, वो ड्रैग करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ बनाता है, उसका चिपकता है और वहां उसकी फॉर्मेशन होती है, फिर गोल्गी प्रोडक्ट्स में सेक्रेटरी वेसिकल में, जिस तरह मैंने आपको इंसुलिन सिंथेसिस समझाया था, प्रोटीन सिंथेसिस समझाया था। अब आपका लिपिड जो है ना, लिपिड की सिंथेसिस कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ प्रोटीन का, ऐसा ही होता है ना, हाँ। ये आपको साइटोलॉजी का मैं बता दूं। अब यहाँ क्या होता है कि वहाँ लिपिड, गॉचर डिजीज में जो होता है लिपिड का जीन खराब होता है, उसको मेटाबोलाइज नहीं करता, राइट, क्लियर। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एनीमिया की टाइप्स होती है, पर्निशियस एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है, मेजर होता है, माइनर होता है, बहुत सारे एनीमियाज होते हैं, प्लास्टिक एनीमिया होता है। अब यहाँ क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में होता है कॉन्जेनिटल फॉर्म ऑफ एनीमिया है, ये पैदाइशी, ऑकरिंग मोस्टली इन ब्लैक्स, अक्सर ये नीग्रोज में होता है, अक्सर ये नीग्रोज में होता है, करेक्टराइज बाय एबनॉर्मल आरबीसीज हैविंग अ क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट शेप जानते हैं? जो अर्ली, जो स्टार्ट का जो शिकल होता है ना, ये मून का शुरू में जब चांद निकलता है ना, तो शुरू में जो उसका शिकल होता है, उसका शिकल ऐसे होता है ना, चौधरी का नहीं, ठीक है जी, पहले दिन का, हाँ। तो आरबीसीज की शक्ल ऐसे हो जाती है, आरबीसीज की शक्ल ऐसी चौधरी की चांद की तरह होती है, जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अब ऐसी उसमें होती हैं, एम आई क्लियर? आप क्यों होती हैं, क्या वजूहत होती हैं, ये अलग सब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ आपने क्या करना है कि आपने सिकल सेल एनीमिया को डायग्नोज करके ना उसका ट्रीटमेंट करना है, तो स्प्लीन जो होगा वो अपनी रिस्टोर करेगा, वो वापस आएगा 70 ग्राम पे, एम आई क्लियर? वरना ये लीड करता है सिकल सेल एनीमिया आल्सो लीड टू स्प्लीनोमेगेली। थ्रोम्बोसिस जो होता है, थ्रोम्बोसिस क्लॉट्स का बनना, प्लेटलेट्स का, ठीक है जी, ये भी करता है स्प्लीनोमेगेली को लीड। अ ब्लड क्लॉट दैट ब्लॉक्स वन ऑफ द वेसल्स इन द लीवर और स्प्लीन। जो थ्रोम्बोस होता है ये लीवर और एज वी डिस्कस, जो लीवर या स्प्लीन के अंदर जो होता है क्या करता है? ब्लॉक कर देता है वेसल्स को, कैन कॉज प्रेशर एंड ब्लड टू बिल्ड अप इन यूर स्प्लीन। आपके स्प्लीन के अंदर खून जमा होना शुरू हो जाता है, खून और स्प्लीन इन रिजल्ट क्या हो जाता है? वो इंलार्ज हो जाता है। ये तो हमने अभी डिस्कस किया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी हमारे पास? क्लिनिकल फीचर क्या होंगी स्प्लीनोमेगेली की? क्लिनिकल फीचर ऑफ स्प्लीनोमेगेली, तिल्ली।
स्प्लीन। यहां एक करेक्शन करता चलूं, क्योंकि मेडिकल के जो टॉपिक्स होती हैं, जो यंग इमर्जिंग डॉक्टर्स के ट्रेन करने के लिए होती हैं, वो लंबी होती हैं, तो बाज़ औक़ात बंदा बोल कुछ और रहा होता है और मुंह से कुछ और निकल रहा होता है, तो करेक्शन यहाँ ज़रूरी है। तो आपने भी ऐसे नहीं, आपने भी हाथ उठा के नहीं मुझे बताना है। यहाँ मैं बात स्पिन की करता हूँ, मुंह से मेरा निकलता है जीबी, ठीक। तो ये करेक्शन कर ले पूरे लेक्चर में कि हम स्प्लीन की बात कर रहे हैं, तिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, वी आर नॉट डिस्कसिंग जीबी, वी आर नॉट डिस्कसिंग खोली जीबी, वी आर डिस्कसिंग स्प्लीन, ठीक है जी। तो आप अगर मेरा मुंह से ना स्प्लीन की जगह गाल जीबी निकलता है ना, तो ये करेक्शन कर लें। ये ऐसा ना हो कि कोई मतलब डिप्लोमा होल्डर्स या डिप्लोमा टेक्नीशियन लोग यहाँ देखते हैं और वो गलती कर लें। एम आई क्लियर? मकसद हमारा है वही स्प्लीन का। बात स्प्लीन में गेली की चल रही है, तिल्ली की चल रही है, जिसको तिल्ली कहते हैं उर्दू में। क्लियर? तो अगर जीबी मुंह से निकलता है तो उसके लिए मुआजरत। क्लिनिकल फीचर स्प्लीनोमेगेली के, तिल्ली के बढ़ जाने के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? अलामात जो हैं, बेसिकली अगर हम अलामात देखते हैं तो अलामात अंडरलाइंग काज के मुताबिक होंगी। अलामात जो होंगी वो अंडरलाइंग काज के मुताबिक होंगी। मतलब उसको ल्यूकीमिया होता है तो ल्यूकीमिया के सिम्टम्स होगी, उसको एड्स होता है तो HIV की होंगी, सार्कोइडोसिस होता है तो सार्कोइडोसिस मतलब उसको लंग्स की, अगर वहाँ नोड्यूल्स लंग्स में होते हैं तो लंग्स की रेस्पिरेटरी सिम्टम आएंगी, अगर लीवर में होते हैं तो लीवर सिम्टम्स आएंगी। प्रोटोकॉल तो ये है, ठीक। लेकिन यहाँ जो कॉमन सिम्टम इनमें जो आती है ना, तो वो करते हैं डिस्कस कुछ। एम आई क्लियर? अगेन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर स्प्लीनोमेगेली के, तिल्ली के बढ़ जाने की होंगी अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग काज। जो नीचे स्प्लीनोमेगेली के पीछे जो ओरिजिन, जो काज होगा, जो उसको ओरिजिनेट करेगा, स्प्लीन को इनलार्ज करेगा। लाइक HIV का होगा, वजह होगा तो HIV, लाइक लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस C, सार्कोइडोसिस एंड सो फोर्थ। आप कोई भी बीमारी होगी तो उसी के अलामात आएंगी, लेकिन यहाँ जो कॉमन का अलामात हैं वो हमें डिस्कस करनी है। क्लियर? कॉमन सिम्टम में जो सबसे पहले सिम्टम आता है ना, वो है पेन। वो है पेन। पेन कहाँ होगा? ऑब्वियस बात है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा, ठीक। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। वेरी गुड। मतलब आप जाग रहे हैं, मतलब जाग रहे हैं, प्रिटेंड लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है स्प्लीन। कौन कहता है जी हाथ उठाए? मैं तो कहता हूं राइट में होता है, लेफ्ट में होता है। अच्छा, लेफ्ट में होता है, इसकी बात मान लेते हैं, लेफ्ट में होता है, ठीक है जी। लेफ्ट हाइपो, हाइपो का मतलब है नीचे, कॉन्डे का मतलब है रिब। तो बायां पसली के नीचे क्या होता है? स्प्लीन होता है। अब दर्द भी वहां होना है। अब यहां दूसरा क्या सिम्टम इसका होगा पेन का, कि हमने कैसे कैरेक्टराइज करना है। ये तो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, रिफर्ड पेन भी हो सकता है, गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है। अक्सर मैदे का दर्द भी इधर रिफर करता है, और मैं तो कहता हूं कि दिल का पेन भी इधर शिफ्ट करता है। बाज़ औक़ात जो दिल का पेन होता है ना, वो शिफ्ट करता है ना, रिफर करता है कहाँ, वो एक्सटेंड करता है ना, वो आपको मैदे में महसूस होता है। सिम्टम भी डिस्क्रिप्शन की आती हैं, उसमें बड़े से बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं, मिसडायग्नोसिस कर लेते हैं। तो हाउ कैन वी इंश्योर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस पेन इज द, इसका पेन का जो ओरिजिन है वो स्प्लीन है। अब इसका जो पहचान है, उसकी शनाख्त है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में तो है, लेकिन अब इससे हमें थोड़ा क्राइटेरिया में, डायग्नोसिस में हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अब हमने कंफर्म भी करना है ना। कंफर्म करना है, ये रेडिएट करेगा टू योर लेफ्ट शोल्डर, रेडिएट करेगा टू योर लेफ्ट शोल्डर और बैक स्केपुला, लेकिन लेफ्ट में। अब ये राइट में ऐसे रेडिएट करता है राइट शोल्डर की तरफ, जो चिलिड्यूनम की सिम्टम है, तो उधर फिर लीवर, राइट, ये पेन है, ठीक है जी। अब दूसरा जो सिम्टम इसका हम देखते हैं, हाँ सर, जब हम पल्पेशन करते हैं ना, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन GPE, उसके 4 स्टेप्स हैं। एक पल्पेशन, एक इंस्पेक्शन, एक अस्कल्टेशन और एक परकशन।
पल्पेशन टटोल कर देखना, एस की शक्ल में हम ऐसे टटोलते हैं। तरीका क्या होता है वो हमारा डायग्नोसिस के लेक्चर में मौजूद है। आप जब पल्पेट करते हैं तो इधर आपको वो पल्पेबल होता है स्प्लीन। जब वो डीप ब्रीथ लेता है और आप ऐसे इसकी शक्ल में पल्पेट करते हैं ये उंगली, तो आप महसूस कर सकते हैं उसको कि लीवर इनलार्ज है, स्प्लीन इनलार्ज है। ठीक। अब जो तीसरी इसकी अलामत आती है, जो कॉमन सिम्टम है, जो बहुत सारी बीमारी में हो सकता है, जो स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन अब हम चूंकि आम डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन सिम्टम को डिस्कस कर रहे हैं, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। अर्ली इसको फुलनेस होती है, अगर उसको भूख लगती भी है तो 3 नवाले खाने के बाद एकदम वो ऐसे उसको लगता है कि जैसे 3-4 रोटियां उसने खा ली हैं। इफ योर स्प्लीन इज बिगिनिंग टू माल फंक्शनिंग, अगर आपका स्प्लीन इनिशियल स्टेज में होता है कि वो बड़ा हो रहा होता है और अपना काम छोड़ रहा होता है, माल फंक्शनिंग की तरफ जा रहा होता है, यू में नोटिस क्या सिम्टम ऑफ एनीमिया। आप खून की कमी की अलामत जो होती हैं वो आप नोटिस करते हैं स्टार्ट में, इनिशियल स्टेज में ये बिल्कुल पिक्चर देगा एनीमिया का। सच है, वीकनेस आप महसूस करते हैं, आपका मरीज महसूस करता है। दूसरा जो होता है फटीग, हर वक्त थका थका रहता है, लेथार्जिक होता है, उसमें एनर्जी नहीं होती। उसको मोर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि उसका लिम्फेटिक सिस्टम कमजोर होता है, उसका एक यूनिट जो होता है, यूनिट में जो बड़ा लिम्फेटिक टिश्यू होता है ना, विच इज नोन एज स्प्लीन, वो माल फंक्शनिंग करता है ना। अब जब वो माल फंक्शनिंग करता है तो उसका इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है। अब डिप्रेस होता है तो ही विल मोर प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शंस, ही विल बी मोर प्रोन टू डेवलप फ्रीक्वेंट कोल्ड्स और इन्फेक्शंस। उसको बार बार इन्फेक्शन होगा, कभी फ्लू होगा, कभी बुखार होगा, कभी थ्रोट इन्फेक्शन होगा, कभी राइनाइटिस होगा, कभी ऑप्थेल्माइटिस होगा, कभी सिप्टेक्टाइटिस मीडिया होगा। ठीक, हर वक्त में ये बीमार हो गया बंदा, क्योंकि इसकी इम्यून सिस्टम वीक होता है ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द स्प्लीन। इजी ब्लीडिंग होगी इसको, और ब्रूसिंग जानते हैं, जो नील पड़ती है, लेक्सिस वाला, अर्निका वाला, हाँ, इजी ब्रूसिंग होगा इसको। अभी देखें लेक्सिस का ये सिम्टम है, और लेक्सिस का जो है ये सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड पे जबरदस्त एक्शन है, और जब इसका ब्लीडिंग में जबरदस्त एक्शन है, वो हेमोराइड में भी इसका एक्शन है, बहुत कामयाब दवाई है। वो आपका बहुत सारे ब्लीडिंग्स को रोकता है और आपके ट्यूमर्स को ठीक करता है। जिन नील पड़ते हैं ये उसका कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीलिंग फुल वेरी क्विकली आफ्टर ईटिंग एज वी डिस्कस्ड। अब होता क्यों है, क्या वो जब थोड़े कुछ नवाले खाता है, फ्यू माउथफुल, तो एकदम वो फुलनेस महसूस करता है, सेटाइटी हो जाती है उसकी, मतलब भूख खत्म हो जाती है, पेट भर जाता है, उसको ऐसा लगता है जिसने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लियो। अब उसके अंदर पीछे कहानी यह है कि उसका स्प्लीन होता है enlarged spleen can press on the stomach, can put pressure on the stomach, can compress the stomach, क्योंकि ये उसके नजदीक होता है। क्लियर? तो इस वजह से देखिए आपको डाइजेस्टिव इंडाइजेशन के सिम्टम आपको आती हैं सामने, तो यू शुड डिफरेंशिएट। डायग्नोज कैसे करते हैं स्प्लीनोमेगाली को? इमेजिंग में आपने यूएसजी एब्डोमेन उसको लेके देना है। क्या लेके देना? यूएसजी एब्डोमेन। सीटी स्कैन आप कर सकते हैं, एमआरआई आप कर सकते हैं। फॉरवर्ड एमआरआई फॉर ट्रेस द ब्लड फ्लो थ्रू योर स्प्लीन। आप अगर थ्रम्बस डिटेक्ट करना चाहते हैं, आपको शक पड़ता है कि जो पेंक्रियास और स्प्लीन और स्टमक और लीवर के दरमियान जो कनेक्शन है वेसल्स का, उधर कहीं क्लॉट तो नहीं है, तो यू शुड एडवाइज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एम आई क्लियर? यहां आपने करना है एमआरआई, तो एमआरआई, सीटी स्कैन, यूएसजी एब्डोमेन। ब्लड में आपने क्या टेस्ट लिख के देने, उसको क्या प्रेस्क्राइब करने हैं? एलएफटीज। अब तो आपको समझ लग रही है कि एलएफटी क्यों करते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट।
आप तो समझ लग रही है ना कि करते हैं, क्योंकि इसका काज उधर मौजूद है, तो यू शुड डिटेक्ट काज। आपने उधर काज देखना होता है, कहीं लीवर में तो काज नहीं है। अगर उसमें आप कब इंडिकेटेड होगा लिफ्टी, जब उसमें लीवर सिम्टम्स आएंगी ना, जब उसमें कंजेशन के सिम्टम्स आएंगे उसमें, तो आपने एमआरआई करना है, ब्लड वेसल्स को चेक करना है, पैंक्रियाटिक, गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड हेपाटिक वेसल्स को आपने एमआरआई से देखना है। आपको लीवर के सिम्टम आ रहे हैं, जॉइंटिस वगैरह, नोरेक्सिया वगैरह आ रहा है, मलेज फटीग आ रहा है उसमें, तो आपने उधर लेफ्टी करवाना है। लेफ्टी में क्या होता है, लीवर एंजाइम्स होती हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलपी, अल्कालाइन फास्फेटेज और सीरम बिलिरुबिन और एजी रेशो, ये देखना होता है ना आपने। तो लीवर फंक्शन ये इंडिकेट करता है लीवर फंक्शन को। तो अगर इसमें, तो आपने लीवर को ठीक करना होता है। साथ साथ आप ट्रीटमेंट समझते जाएं और मैं आपको फिर सिम्टम्स में भी ट्रीटमेंट बताता हूं। ब्लड टेस्ट आपने उसको करके देने स्पेसिफिक जो होते हैं ब्लड सीए के लिए, सीबीसी, स्पेक्टर स्मीयर, ईएसआर एटसेट्रा। बोन मैरो एनालिसिस आपने उसको लिख के देना है। बोन मैरो एनालिसिस में बोन मैरो इंस्पायरेशन, बोन मैरो एस्पायरेशन, ठीक, सीएसएफ, बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी टू टेस्ट द ब्लड सेल्स कंटेंट्स इन योर बोन मैरो, कि वो टेस्ट करे कि आपका बोन में क्या अंदर वो कंटेंट्स जो उसके होते हैं, जो अज्जा होते हैं, उसको टेस्ट कर ले। दिस कैन गिव यू, ये आपको देता है इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ योर स्प्लीन इज फंक्शनिंग, कि आपका स्प्लीन जो होता है कैसे फंक्शन करता है, एंड कैन इंडिकेट सर्टेन डिजीजेस, और ये आपको कुछ डिजीजेस भी इंडिकेट करता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।